चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है आर्ट्स में भूगोल यानी ज्योग्राफी, उन बच्चों के लिए फिर से एक बार हम टॉप वीवीआई ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन वीवीआई के रूप में, जो प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये ज्योग्राफी के सीरीज का 6ठा वीडियो है। अगर कंप्लीट इस वीडियो को अगर देख लेते हैं आप, तो आपके ज्योग्राफी में 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज के सीरीज को हम स्टार्ट करें। इससे पहले जो एकदम नए बच्चे हैं तो बाकी के सीरीज़ नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी सीरीज़ मिलेंगे आपको तो वो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। और फिर जब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बाकी वीडियो जो है वो आपके फीचर्स में आने लगेंगे। जब आप फ़ोन खोलेंगे तो बार बार एक एक सेट कर करके आप लगा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज के सीरीज का पहला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ये आपको बताना है कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र या फिर पठारी क्षेत्र। आपको चूज करना है एक ऑप्शन और अपने कॉपी में लिख लेना है कि फर्स्ट का ये होगा, बी होगा, सी होगा। ठीक है, आप पहले जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ मेरा आप आंसर लिख लीजिएगा, 1 2 ऐसे 10 तक कर लीजिएगा। ठीक है, और ए बी एक तरफ मेरा जो हम बताएंगे और एक तरफ जो है वो आप अपना लिख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, और लास्ट में स्कोर करके बताइएगा कि सर इतना में ना इतना सही हो गया। ठीक है, वो एकदम ईमानदारी से। सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र ना होकर करके मैदानी क्षेत्र। चूंकि नम बिंदु बस्ती उसको कहते हैं जहाँ पे जल का स्रोत पाए जाते हो, चाहे वो तालाब हो चाहे वो नदियाँ हो, तो इस क्षेत्रों में जो अगल बगल जो बसे क्षेत्र होते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग नम बिंदु। ये एनसीईआरटी बुक्स में भी पढ़ने थे। तो कई लोग ये नहीं समझिए कि एकदम कम पानी वगैरह रहेगा ऐसा कुछ तो मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसे करके नहीं कनेक्ट करिएगा। कई गाइड में तो आपको मरुस्थलीय क्षेत्र आंसर भी मिलेंगे, तो गाइड पे भरोसा नहीं है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव आंसर निकलेगा वही चीज़ आपको याद रखना है। तो फर्स्ट के यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो सेकेंड हमारा बढ़िया सा प्रश्न है, चलिए ध्यान से देखेंगे कि नगर की परिभाषा के अंतर्गत भारत में बस्तियों की जनसंख्या कितनी होती है। नगर की परिभाषा के अंतर्गत भारत में जो बस्तियां हैं उन बस्तियों में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 2000 से ऊपर या फिर 5000 से ऊपर या 3000 से ऊपर या फिर 4000 से ऊपर। फटाफट से जवाब देंगे सही जवाब कौन सा होगा कि भारत में नगर जो होता है वो कितने जनसंख्या पर कहलाएगी। तो सही जवाब जो होगा वो होगा आपका 5000 से ऊपर। अगर भारत में यही चलता है, कहीं कहीं रहता है 1000 से ज़्यादा, कहीं कहीं रहेगा 2500 से ज़्यादा, लेकिन भारत में होता है कि कोई भी किसी भी शहर को उसको नगर कब कहेंगे हम, ग्रामीण हो, उसका डेवलपमेंट वगैरह होते चला गया है तो उसको नगर कब माना जाएगा, जब कम से कम आबादी जो है वो 5000 से प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही है। अब अगले प्रश्न पर देखें, तीसरे प्रश्न। अच्छे प्रश्न हैं और आपको एकदम सही करने हैं, ये तो मन में ठान के ही रखने हैं। एक दो प्रश्न मिस हो जाए वो अलग बातें हैं। ठीक है, और चलिए ध्यान सुनेंगे। भारत में कितने प्रमुख पतन है, आपको ऐसे मेजर सीपोर्ट का नाम बताना है कि वो कितने हैं, 10 है, 12 है, 184 है, 12 है, 180 है या फिर 145 है। ऑप्शन दिए गए हैं कुल कितने मेजर सीपोर्ट माने प्रमुख बंदरगाह, कुल बंदरगाहों की बात नहीं हो रहा है। 184, 12 या फिर 180 या फिर 145। चलिए सही जवाब की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 12। ये याद रखेंगे, 12 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट अगर कहिए तो मैप पे भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है तो दक्षिण में जितने भी हमारे ये तटीय इलाका में ये ध्यान से सुनेंगे, ये तटीय इलाका है हमारा एक, और ये तटीय इलाका है हमारा पश्चिमी तटीय।
तो इधर साइड में ही बंदरगाह कुल आपको देखने के लिए मिलेंगे तटीय इलाका में। तो सबसे पहले बता दें कि 6 इधर कांडला हो गया, महाराष्ट्र में आपका मुंबई वगैरह हो गया, मुंबई के नीचे नवा सेवा हो गया, फिर आपका गोवा का मरमुगांव हो गया, कर्नाटक में मंगलोर वगैरह हो गया, केरल का कोच्चि। 6 गो इधर मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 ये बड़े बंदरगाह। फिर 6 इधर भी मिलेगा, जैसे नीचे में आपका तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में, फिर यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई के जस्ट बगल में इन्नौर हो जाएगा। 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा बंदरगाह ये, जब बंदरगाहों के मामले में, बड़े बंदरगाहों के मामले सबसे ज़्यादा अगर बात कर ले तो उस हिसाब से तमिलनाडु हो जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, फिर आपका याद रखेंगे ये उड़ीसा वाले भाग में भी हो जाएगा पारादीप, और फिर इधर पश्चिम बंगाल में भी आपका हो जाएगा हल्दिया। तो ये ध्यान से सुनेंगे, तो पश्चिम बंगाल का 1, उड़ीसा का आपका पारादीप 2, और 1 विशाखापट्टनम 3, और 1 तमिलनाडु का 3 3 3 6। कुल मिलाकर बात कर लेंगे तो ये तट पे बड़े बंदरगाह 6 हैं और ये तट पे बड़े बंदरगाह 6 हैं। तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या हो जाएगी 12। लेकिन और जानकारी के लिए बता दें, इधर बंगाल की खाड़ी में जो ये द्वीपीय जो देश है इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ये याद रखेंगे। भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी देश नहीं। तो इधर जो याद रखेंगे, इधर भी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इधर याद रखेंगे कि यहाँ पर भी एक बंदरगाह है। तो अगर इस बंदरगाह को अगर हम ऐड करेंगे इसके साथ, तो भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या हो जाएगी 13। अगर एक को ऐड कर लेते हैं तो बंदरगाहों की कुल संख्या हो जाएगी 13। तो चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न था, ये रहा आपका प्रश्न। तो भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? सही जवाब हो जाएगा ये 12 बी। ठीक है, अब अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 4 प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है और पिछले सीरीज में ये प्रश्न हम दिए हुए थे। ठीक है, इस बार आपका दम सही होना चाहिए। चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है? क्या ये कृत्रिम पतन है, क्या ये प्राकृतिक पतन है, या फिर नदीय द्वीप वाला है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आपको कमेंट में करने हैं कि ये पतन किस वैरायटी का पतन है भाई, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चेन्नई पतन अभी देखे भी थे कि चेन्नई पतन, चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और ये जो पतन है वो है कैसा आपका, तो 1 मिनट बता दें आपको कि ये है आपका कृत्रिम पतन। कैसा पतन है? कृत्रिम पतन है। देखिए चेन्नई, और ये एक आपका नवाह सेवा, और एक आपका इन्नौर, ये 3 पतन को छोड़ करके भारत के सभी पतन जो मेजर सीपोर्ट अभी हम लिखे बताएं आपको, सब प्राकृतिक है। तो चेन्नई हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट है। अब बढ़ते 5वें नंबर प्रश्न, फटाफट से खत्म हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली कोई ये है नहीं, तो एकदम आपको आंसर पर आधारित है। चलिए 5वां प्रश्न है कि लोएश मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? कंक्रीट का, गुफा का, झोपड़ी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब बताइए कि लोएश मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है। वीडियो को रोक करके आप आंसर दीजिए। चलिए हम बताते हैं सही आंसर। लोएश मैदान सबसे पहले आपको जानकारी रखना है कि कहते किसको है। तो लोएश मैदान उसको कहते हैं जो रेगिस्तान टाइप का भाग हो, जहाँ पे रेतीली टाइप के छोटे छोटे मिट्टी के बारीकी कण पाए जाते हैं और हवाएं चले तो इधर से इधर उड़े। तो जहाँ पर भी रेत टाइप का जो इलाका होगा, वहाँ ठंडे के मौसम जब करेंगे ना तो वो बालू बहुत ठंडा हो जाता है, तो ठंडे में तापमान काफ़ी कम जाती है, और जब गर्मी के टाइम आएगा तो तापमान काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे में इन लोगों का जो घर होता है वो खास कर करके गुफा टाइप का होता है, ताकि ये बड़ी बड़ी जो गुफाएं हैं, जब बाहर का तापमान गर्म रहता है तो इस गुफा में आपको ठंडक टाइप के महसूस होता है, और जब बाहर एकदम ठंडा होता है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलते हैं, तो गुफा आपको काफ़ी कंट्रोल करता है। बर्फ वाला बना दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये झोपड़ी नहीं चलेगा, कंक्रीट वाला एकदम नहीं चलेगा। घर में कंक्रीट और हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में देखेंगे कि जितने बड़े बड़े मकान होगा, टाइल्स बिल्डिंग होगा घनी घनी, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए शहर में आप जाइएगा तो कुछ तापमान गाँव की अपेक्षा आपको ज़्यादा ही महसूस होगा गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां का सही जवाब हो जाएगा आपका बी। कोई दिक्कत? चलिए अब हम 6 प्रश्न की ओर देखें। ये तो और बेजोड़ प्रश्न है आपका। पिरामिड का आधार, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है।
आपको बताना है कि एक पिरामिड का आधार कैसा है, चौड़ा। और आपको सोचना है कि मान लो ये पिरामिड है और नीचे का आधार क्या है, तो चौड़ा है। और ये इधर देखेंगे नीचे का आधार क्या है जी, ये चौड़ा है। और ऊपर तेजी से पतला होता शीर्ष, एकदम ऐसे माने बहुत तेजी से पतला हो रहा है। ये किसको दर्शाता है? एक की बढ़ती जन्म दर और तथा उच्च मृत्यु दर, या फिर घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो नीचे का पिरामिड में आप देखेंगे, पिरामिड जब रिप्रेजेंट करेंगे तो नीचे का आधार चौड़ा है। इसका मतलब है कि जन्म दर ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। और ऊपर से तेजी से घट रहा है, तो ऊपर जैसे से जाते मृत्यु दर को दर्शाता है। तो तेजी से ये एकदम शीर्ष पतला हो रहा है, तो पतले शीर्ष दर्शाएगा कि मृत्यु दर क्या हो रहा है, कम रहा है। एक बार फिर से बता दें आपको, जैसे एक वैरायटी ऐसे हो सकती है कि नीचे का ऐसे ऐसे हो सकता है पिरामिड का स्ट्रक्चर, नीचे का आधार पतला कम है तो समझेंगे कि जन्म दर कम है। अगर नीचे का आधार ही अगर चौड़ा हो जाए, ठीक है, नीचे का आधार क्या हो जाए जी, चौड़ा हो जाए, तो समझिएगा कि नीचे जन्म दर क्या है, तो ज़्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर पतला होगा, अगर तेजी से पतला हो रहा है तो समझेंगे एकदम कि मृत्यु दर क्या है, तो एकदम ज़्यादा धैर्य है, माने ज़्यादा मृत्यु हो रहा है, तो उसका शीर्ष क्या हो जाएगा, पतला। तो यही ध्यान से सुनेंगे, बढ़ती जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए देखिए, पिरामिड का आधार कह रहा है चौड़ा, नीचे वाला हो जाएगा चौड़ा। चौड़ा हो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, बढ़ती जन्म दर को। और कह रहा है कि तेजी से पतला होता शीर्ष, माने ऊपर बहुत तेजी से पतला हो रहा है, तो ये अधिक मृत्यु दर को। तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हालांकि इस बार इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं, तो शायद ना भी पूछ सके, और अगर पूछे भी तो इसी तरह के हार्ड प्रश्न पूछते हैं, तो आप आराम से उसको बना लीजिएगा। 6 के ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 7 प्रश्न के ऊपर में। चलिए, ये तो आपको एक बार में आंसर करने वाले हैं। ये सब प्रश्न आपको कम्युनिटी में भी हम आपको देते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि एकदम हिट प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 12 मार्च को, या फिर 15 जुलाई को? फटाफट से बताएंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, सही जवाब की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, लोग जागरूक हो, इसलिए 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। बस अब 2 से 3 प्रश्न बचे हैं, सीरीज में आप बने रहें और इस तरह से 60 क्वेश्चन आज कंप्लीट ही कर लीजिए आप। बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? आपको बताना है कि बीटल नामक एक कीड़ा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कीड़ा है, और हर कीड़ा कुछ हिसाब से फायदेमंद भी होते हैं, तो कुछ हिसाब से वो ज़्यादा नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है, चलिए इस पर ये डिस्कस नहीं, आपको खाली फसल से रिलेटेड याद रखना है। क्या रबड़ के बगान में ज़्यादातर ये कीड़ा लगता है, या फिर कपास के बगान में, गन्ने के बगान में, या कहवे के बगान में? फटाफट से सही जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं बल्कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहवे के बगान में ये कीड़ा सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, 8 के डी ऑप्शन सही है। अब ये 9वां नंबर प्रश्न जो कि समझने योग्य भी है, ये 12वीं के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी बच्चे जो जनरल की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत में सिंचाई का साधन है। भारत में सिंचाई किससे होता है? खेती बाड़ी, तालाब से सिंचाई होता है, या कुआं से, या नहर से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब आप कमेंट में करेंगे। चलिए, अगर हम आंसर सही की बात कर लेंगे तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, उपरयुक्त सभी से, क्योंकि भारत में तालाब से भी खेती बाड़ी होता है, कुआं से भी कहीं कहीं, और नहर से भी। लेकिन अब सबसे ज़्यादा अगर बात कर लेंगे, प्रश्न और भी कैसे पैटर्न से पूछता है, कहेगा कि आपसे कि उत्तर भारत में सिंचाई का साधन क्या है, ये दक्षिण भारत में सिंचाई का साधन क्या है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मान लेते हैं मैप है, तो अगर आपसे कहेगा कि दक्षिण भारत में सिंचाई के साधन क्या है, तो ये याद रखेंगे कि दक्षिण के लोग सबसे ज़्यादा सिंचाई जो करते हैं वो करते हैं, याद रखेंगे, तालाब से। किससे करेंगे? तालाब से। और उत्तर भारत अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत ना पूछ करके पूछे कि उत्तर भारत में सिंचाई का साधन क्या है, तो उत्तर भारत में सिंचाई का साधन हो जाएगा सर नहर। याद रखेंगे, नहर से सिंचाई उत्तर भारत में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न बचते हैं। अगर संपूर्ण भारत कहे तो नहर से भी, कुआं से भी,
नदी के से भी, ठीक है, चलिए तालाब से भी। लेकिन अगर कहे उत्तर भारत में तो याद रखेंगे नहर से, और दक्षिण भारत में देखेंगे तो तालाब से। कोई दिक्कत? चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये आपका होगी आज का लास्ट प्रश्न, एक और बच रहा है, उसको आराम से फटाफट से देख लेंगे। 10वां प्रश्न, ये तो बड़ा मजेदार प्रश्न है कि केसर, आप केसर सुने ही होंगे, देखे भी होंगे, खाए भी होंगे। केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम, मणिपुर। सही जवाब आपको कमेंट में करने हैं कि आपको बताना है। यहाँ पे केसर उत्पादन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भारत का एक राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे खासे मात्रा में केसर होते हैं। इसके अलावा और भी अच्छे किस्म के सेब वगैरह भी यहाँ होती है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में। ये पर्वतीय इलाका है, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको बताने हैं कि सर 10 में हमारा तो इतना सही हुआ है, ईमानदारी से 7 सही है तो 7 भी कमेंट करना है, अगर 4 सही है तो 4 भी, एक भी सही नहीं है तो वो भी कमेंट करना है कि सर 0 आ गया, ठीक है। आपको लजाना नहीं है, यहाँ हेजिटेशन और लज्जे की कोई बात नहीं है। और वीडियो से अगर आपको लाभ मिला होगा तो एक लाइक कंफर्म आप कर दीजिए, एक लाइक, एक थम्स अप हमें भेज दीजिए, ठीक है। घर में भी थोड़ा है, और बाकी आप अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के सीरीज यूट्यूब पे पड़े हैं, उनको देख लीजिए। और वीवीआई प्रश्नों का अगर सीरीज आप लेना चाहते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हम आपको आंसर के साथ दे सकते हैं, बस मात्र 51 रुपये की राशि में। तो आप 51 रुपये की राशि का भुगतान करें। और यहाँ आर्ट्स क्लास का नंबर भी है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे जैसे ही संपर्क करिएगा तो हम आपको 51 रुपये की राशि में आपको वीवीआई प्रश्न के सीरीज दे देंगे। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा चाहते हैं कि हम सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के हो, टॉप 10 करें, अलग टाइप से हम बुक को एकदम बढ़िया से पढ़े, अभी हमारे पास समय है, छोटी छोटी चीज़, तो उसके लिए आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एकदम बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी बुक को ऐप पे पढ़ाया गया है, वहाँ आप कोर्स आपको मिल सकता है। और वो भी कोर्स मात्र 200 रुपये में हिस्ट्री का, यानी 199 प्राइस है, तो आप 200 मान लीजिए, तो 199 रुपये में आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, और 149 रुपये में ज्योग्राफी, और 149 रुपये में ही पॉलिटिकल भी मिल जाएगा। तो अगर ये सब पेपर है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। अदरवाइज अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि एक बार बढ़िया से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब नोट्स का प्रिपरेशन कर ले, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट का चार्ज आपको 51 रुपये दे करके, और कंप्लीट एक सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स मिल जाएंगे। उससे बेहतर और सुंदर नोट्स कहीं आपको नहीं मिल पाएगा। मेरे हाथ से खुद लिखा हुआ, साफ सुथरा, और पूरा पीडीएफ के रूप में ट्रांसलेट किया हुआ है सारा कुछ, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से कुछ अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।